नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम बात कर रहे हैं भारतीय जलवायु को लेकर और काफ़ी डिटेल में, काफ़ी गहराई में हमने हमारी अब तक जो क्लासें ली है वो ली है। हमने समझा है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारे सामने यही आता है कि भारत की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंध होनी चाहिए थी, लेकिन किताबों के अंदर या हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध है। ये क्यों होता है, इस पे काफ़ी गहराई से हमने समझा और डिटेल में हमने बात भी की। उसके बाद हमने ये कर्क रेखा का जो महत्व भारत के अंदर है काफी गहराई में इसको भी हमने समझा। और दूसरी चीज, किस प्रकार भारत के अंदर जो समुद्र है वो इस दक्षिण भारत के हिस्से में जो तापमान है वो संतुलित रखने का काम करते हैं, मतलब ना तो ज्यादा बढ़ने देते हैं ना ज्यादा कम होने देते हैं। इस पे भी काफी गहराई में हमने बात की। हमने उत्तर भारत की भी बात की कि यहाँ पर सबसे ज्यादा तापांतर पाया जाता है, लगभग 100 डिग्री का तापांतर यहाँ पे पाया जाता है। और वो हमने देखा कि लद्दाख के अंदर जो मरुस्थल है वो मरुस्थल -45 डिग्री तक चला जाता है, और राजस्थान में जो मरुस्थल है ये मरुस्थल +55 डिग्री तक चला जाता है। तो इन पे हमने काफ़ी डिटेल में और काफ़ी गहराई में बात की। आप जाके हमारी सारी क्लासें ले सकते हो। दूसरी चीज़ है कि हमने इसके अंदर हमारे नोट्स तैयार किए हैं, उन नोट्स को हमने लिख दिया है, और हमारी हर क्लास के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक में जैसे ही आप जाओगे आपको नोट्स मिल जाएंगे ऐसे कैसे लिखे हुए हैं, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें लिखा नहीं पाते हैं यहाँ पे। शुरू करते हैं हमारी क्लास को। हमने इतना कुछ जानने के बाद भी काफ़ी सारे पॉइंट है जलवायु के अंदर जो छूट रहे हैं हमसे सिर्फ समझने को लेकर। तो एक पॉइंट और है, वो है ITCZ। ITCZ ये क्या होता है? सबसे सरल भाषा इसकी यही हो सकती है कि इसको कैसे समझा जा सकता है। तो आपको कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, इन तीनों का पता होना चाहिए। तो एक बॉल के माध्यम से हम आपको इसकी गहराई समझा देते हैं। देखो, ये बॉल है हमारे पास, इस बॉल को आप पृथ्वी समझ सकते हो, और ये लगातार जैसे ये बॉल घूमती है ना ऐसे, ठीक है, तो इस तरह पृथ्वी घूमती रहती है। काफी तेज रफ्तार से पृथ्वी घूमती है, हमको नहीं पता चलता है क्योंकि हम सभी घूम रहे होते हैं उस पर, इसलिए नहीं पता चलता है। अगर हम पृथ्वी के ऊपर हों, काफी दूर हों पृथ्वी से, मतलब यह पृथ्वी अगर हम यहाँ पे हो, फिर हम पृथ्वी को देख सकते हैं क्या, ये काफी तेज गति से घूम रही है। लेकिन हम पृथ्वी के ऊपर ही हम इसके साथ घूम रहे हैं, तो कैसे पता करेंगे कि हम घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे हैं? इसलिए पृथ्वी का जो घूर्णन क्रिया है जो, उसको देखने के लिए हमको पृथ्वी से दूर जाना पड़ेगा। अब ये बॉल आपको घूमती हुई तो दिख रही है, क्यों? क्योंकि हम इससे दूर हैं, हमारी आंखें हैं जो इस पूरी बॉल को देख पा रही है। इसी तरह जो पृथ्वी को पूरा देख पाता है उसी को पता चलता है कि पृथ्वी घूम रही है। बाकी आप खड़े हो पृथ्वी तो आपको नहीं पता चलेगा घूम रही है या नहीं घूम रही है, लेकिन काफी तेज गति से घूम रही है, लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी घूम रही है। जब ये पृथ्वी घूमती है तो एक तो ये अपने अक्ष पे घूमती है, पहली बात तो ये, और दूसरा एक धुरी के माध्यम के द्वारा घूमती है। मतलब एक चूड़ी आप रख दीजिए, उस चूड़ी पे आप एक चींटी छोड़ दीजिए, वो चींटी उसी चूड़ी पे घूमती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो उसकी धुरी बन गई है, ठीक है, तो उसी पे घूमती रहेगी। अब इसी तरह पृथ्वी भी अपनी एक धुरी पे, एक पट्टी पे ही घूमती रहती है निरंतर। यही कारण होता है कि दिन भी सेम होते हैं और रात भी सेम होती है। अब जहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ सकती है वहां पे दिन होता है, और जहाँ पे नहीं पड़ सकती वहां पे रात होती है। तो सूर्य काफी दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है सूर्य की, ठीक है, 14.98 जो भी है। तो ध्यान से सुनना, इसको समझना। ये हमारा देश है भारत। अब यहाँ पे हम 3 लाइनें बनाते हैं इस बॉल के ऊपर ही, देखना। सबसे पहले तो एक बार वापस देखना कि ये ध्रुव है, ये वाला ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है, दोनों ध्रुव है हमारे पास, ठीक है। ये दोनों ध्रुव का काम इतना ही है कि पृथ्वी के दोनों सिरों का हमें पता है कि उत्तरी ध्रुव कहाँ पे है और दक्षिणी ध्रुव कहाँ पे है। इसके माध्यम से हमने क्या किया कि देशांतर रेखाएं भी खींच दी और अक्षांश रेखाएं भी खींच दी, क्योंकि इन दोनों की दूरी का हमको पता चल गया। तो हमें कितनी रेखाएं खींचनी है, कितनी दूरी पे खींचनी है, और हर रेखा के बीच में कितनी दूरी होगी, इन दोनों ध्रुवों को पकड़ा हमने और इनको माध्यम से हमने रेखाएं खींच दी। तो इन ध्रुवों का काम बस इतना ही था कि ये रेखाएं खींच सके। बाकी एक डॉट के रूप में स्थित है, बॉस काफी छोटी है। तो जो अक्षांश रेखा की सबसे कम जो दूरी होगी वो ध्रुव पे ही होगी, क्योंकि एक डॉट के रूप में हमारे पास है, वो सीमित है। और सबसे ज्यादा अक्षांश रेखा की जो दूरी आपको मिलेगी वो विषुवत रेखा मिलेगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी 20 से काफी बड़ी है और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा पे कौन सी होगी? यही होगी। अब देखना यहाँ पे 3 रेखाएं खींचते हैं हम। ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो भारत से होकर गुजरती है, ठीक है। अब उसके बाद ये कर्क रेखा गुजरी तो भारत की स्थिति है जो यहाँ पे है, कर्क रेखा पे है ये। जब वर्ल्ड का मैप आप देखोगे तो आपको 23.5 डिग्री रेखा दिखेगी, वो पूरी रेखाएं होती है, ऐसे घूमती हुई पूरी रेखा होती है वो, ये ये होती है, ठीक है। तो इस पे ही एक जगह भारत की स्थिति है, और इधर कुछ दूरी पे 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो
होती है वो गुजरती है। अब देखना है यहाँ पे भारत की स्थिति यहाँ पे है। अब भारत के अंदर सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है, अब विषुवत रेखा भारत के अंदर गुजरती नहीं है, उसकी स्थिति यहाँ पे बनती है। तो आप देखिए यहाँ तक हिस्सा जो हमने बनाया भारत का आ गया, लेकिन यहाँ से होकर गुजरती है विषुवत रेखा भारत के अंदर। अब इतनी दूरी विषुवत रेखा की है, तो सूर्य या तो यहाँ पे हो सकता है, या विषुवत रेखा पे हो सकता है, या फिर मकर रेखा पे हो सकता है, जिसका हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर मकर रेखा गुजरती नहीं है। हमें लेना देना है विषुवत रेखा का और दूसरा कर्क रेखा का। ठीक है, तो ये तीनों रेखाएं हो गई हमारी। अब ITC-Z क्या है, जिसकी हमने बात की ना, ये अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो अभिसरण क्या होता है, मानसून का गर्त में चले जाना क्या होता है। ठीक है, ये से कुछ शब्द हैं, इन शब्दों को समझोगे तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। तो यही इन्हीं पे हम बात कर रहे हैं। देखना, ये हमारा देश है भारत, भारत में सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, विषुवत रेखा भारत के दक्षिण में काफी नीचे गुजरती है, और भारत की स्थिति यहाँ पर 8.4 डिग्री ही मिलता है, 8 डिग्री 4 मिनट ही हमको मिलती है, और यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट ही हमको मिलता है। ये स्थिति बनती है। अब देखना यहाँ पे, ये 0 डिग्री जो लाइन है ना, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा जिसको हम बोलते हैं। अगर सूर्य की किरणें यहाँ पे डायरेक्ट पड़े, मान लो यहाँ पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़े यहाँ पे इस जगह पे, तो क्या होगा, तो भारत के अंदर इतनी ठंड नहीं आ पाएगी। इसको समझना, काफी डिटेल में हम बात कर रहे हैं, अच्छे से समझना इसको। अगर विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ रही हो, विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ रही हो, तो आप मुझे बताइए कि भारत के अंदर इतनी ज्यादा ठंड भी नहीं पड़ पाएगी और इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ पाएगी। कारण क्या है, कारण यह है कि एक समय था जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट यहाँ पे पड़ रही थी, यहाँ पे बढ़ रही थी। हम ITC-Z को लेकर ही बात कर रहे हैं। सूर्य की किरणें डायरेक्ट यहाँ पे पड़ रही थी, तब पूरे भारत के अंदर काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। हमें कहा जाता है कि दक्षिण भारत के अंदर तापमान नहीं बढ़ता है, लेकिन उस समय दक्षिण भारत का तापमान भी 28 डिग्री तक चला गया था। ठीक है, जो तापमान नहीं बढ़ता है वो 28 डिग्री तक चला गया था। कब, जब सूर्य की किरणें यहाँ पे ज्यादा तेज पड़ रही थी, तब तापमान 28 डिग्री तक चला गया था। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे अब देखना, यहाँ पे समझना, जैसे ही सूर्य कर्क रेखा से दक्षिण की ओर आता है, ये सूर्य दक्षिण की ओर चलता है और ये जाएगा विषुवत रेखा पे इस जगह पे, लेकिन सूर्य की किरणें आसानी से भारत पे पहुंच पाएगी, तो इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ेगी, इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ेगी। तो भारत के अंदर दो ऋतुएं होती है, एक शीत ऋतु होती है, एक ग्रीष्म ऋतु होती है। लेकिन हमें कहा जाता है कि भारत के अंदर 3 फसलें उगाई जा सकती है, रबी की, खरीफ की और जायद की फसल। अब ध्यान से सुनो, ज्यादा तेज गर्मी पड़ रही है, तो आपको पता है कि गेहूं की फसल हम उगाते हैं। ठीक है, अब जब मतलब ज्यादा गर्मी होती है, जब एंड आता है ना, तो काट रहे होते हैं गेहूं की फसल। ठीक है, तो इसको समझना। अब ये यहाँ पे चली गई, तो ना तो भारत के अंदर बारिश हो पा रही है, क्यों, क्योंकि पूरा जो निम्न दाब बन रहा था भारत के अंदर, वो निम्न दाब खिसक गया यहाँ से और यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो पहली बात तो कि जो ग्रीष्म ऋतु थी वो समाप्त हो गई है, बारिश नहीं हो पाएगी भारत के अंदर। पहली बात तो ये होगी कंप्लीट। ठीक है, कि यहाँ पे जो मानसून बन रहा था निम्न दाब का, वो नहीं बन पाएगा। दूसरा, सूर्य विषुवत रेखा पे पहुंचा है अभी तक। देखना यहाँ पे, यहाँ से सूर्य विषुवत रेखा पे पहुंचा है, 0 डिग्री जो लाइन होती है यहाँ पे पहुंचा है सूर्य। जब विषुवत रेखा पे सूर्य पहुंचा है, तो भारत के अंदर किरणें अभी भी सूर्य की पड़ रही है। ठीक है, उतनी ही तीव्रता, उतनी ही ऊर्जा के साथ आ रही है किरणें, क्योंकि इतनी दूरी पे नहीं है विषुवत रेखा। तो इसके कारण भारत के अंदर उतनी तीव्र गति से ठंड नहीं पड़ पाएगी जितनी ठंड पड़नी चाहिए थी। तो क्या होता है, देखो यहाँ पे, तो एक तो ग्रीष्म ऋतु खत्म हो गई और शीत ऋतु स्टार्ट नहीं हुई है, शीत ऋतु स्टार्ट नहीं हुई, दोनों चीजें। तो शीत ऋतु के अंदर ली जाने वाली फसल और ग्रीष्म ऋतु के अंदर ली जाने वाली फसलें, दोनों ही फसलें तब होगी जब भारत में काफी ज्यादा ठंड पड़ेगी, जैसे कि अफीम हो गई। ठीक है, तो काफी ज्यादा ठंड पड़ेगी और ग्रीष्म ऋतु में काफी ज्यादा गर्मी पड़ेगी। इन दोनों के बाद एक जायद की फसल और होती है, उस फसल को लेने का समय कब होता है, जब सूर्य इस जगह पर हो। ठीक है, तो 3 फसलें ली जा सकती है आसानी से। अब समझना ITC-Z क्या है, जो सूर्य यहां से यहां पहुंचा, और यहां पे जब सूर्य पहुंचा तो देखना अभिसरण, यही बनता है अभिसरण का केंद्र। जब विषुवत रेखा पे सूर्य होगा तो सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा पावरफुल होगी, और अक्षांश रेखा सबसे बड़ी यही है। पृथ्वी, उभरी हुई जो भाग पृथ्वी का है, वो इसी इसी जगह पे है। जैसे ये बोल है, तो ये सबसे बड़ा, सूर्य के अगर नजदीक कुछ चीज होगी पृथ्वी के हिस्सों को लेकर, तो सबसे ज्यादा नजदीक ये विषुवत रेखा ही होगी। तो सबसे ज्यादा तीव्र गति से
सबसे पहले सूर्य की किरणें कहीं पहुंच पाएगी तो कहाँ पे, विषुवत रेखा पे पहुंच पाएगी, और विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें पहुंच पाएगी तो सबसे ज्यादा पावरफुल निम्न दाब कहीं बनेगा, निम्न दाब। ठीक है, निम्न दाब और जो लो प्रेशर मतलब निम्न दाब, निम्न दाब सबसे ज्यादा कहीं बनेगा तो वो 0 डिग्री पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। क्यों? सबसे पावरफुल किरणें यहीं पे पहुंच पाती है। जब यहाँ पे पड़ेगा तो दक्षिण ध्रुव से भी हवा इधर चलेगी और उत्तरी ध्रुव की हवाएं भी इधर चलेगी, विषुवत रेखा की ओर चलेगी। तो हमने आपको 3 कारण बताए थे हवाओं के ऊपर उठने का। पहली कि काफी सारी हवाएं इकट्ठी हो जाना, उसको कहते हैं अभिसरण। दोनों तरफ की हवाएं खींची हुई आ रही है और फिर टकराने के बाद अब हवाएं कहाँ पर जाएगी, उनके पास एक ही रास्ता है कि वो या तो नीचे चली जाए या ऊपर उठे। नीचे जाएगी, नहीं जा सकती है, पानी के अंदर हवाएं जा ही नहीं सकती, तो हवाएं ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो ये अभिसरण का केंद्र बनता है। ठीक है, दूसरा, किसी पहाड़ के टकराने के कारण हवाओं का ऊपर उठना। अब यहाँ पर कोई पहाड़ तो है नहीं जो टकरा रहा है, समुद्र में बन रहा है तो अभिसरण के कारण हवाएं ऊपर उठ रही है। तीसरा, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है, तो यहाँ पे गर्मी तो पड़ रही है, तो 2 कारण बनते हैं हवाओं के ऊपर उठने का, पहले गर्मी पड़ रही है, दूसरा अभिसरण का केंद्र बन रहा है। ठीक है, तो विषुवत रेखा के ऊपर ये दोनों कारण बनते हैं। अब आप देखिए, आगे बढ़िए, जब यहाँ पे था तो यहाँ पे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही थी, दूसरा आगे हिमालय के टकराने के कारण भी हवाएं ऊपर उठ रही थी। 2 कारण यहाँ पे ये बनते हैं। अब यहाँ पे जो है ना, मानसून गर्त में चले जाना कहते हैं, मानसून गर्त में चले जाना, में चले जाना, क्योंकि आगे कोई नहीं जा सकता, ये लास्ट फाइनल है यहाँ पे। इसके बाद वापस सूर्य दक्षिणायन होने लग जाएगा। ये उत्तरायण का आखिरी स्टेज जो होती है, जो यही होती है, सूर्य कर्क रेखा तक ही पहुंच पाता है, तो ये होता है आईटीसीजेड। एक बेलन की तरह ये आईटीसीजेड काम करता है। जब ये जहां पे जिस जगह ये स्थित होगा वहीं पे निम्न दाब का केंद्र बनेगा, आईटीसीजेड। ठीक है, ये वहीं पे बनेगा जहां पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही होगी, और सूर्य की किरणें वहां पे लंबवत पड़ेगी जहां पे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा हमने बनाई होगी। अब देखना मकर रेखा का काम, कर्क रेखा पे सूर्य है, भारत के अंदर गर्मी पड़ रही है, यहाँ पे सूर्य है तो भारत के अंदर इतनी ना तो गर्मी पड़ पा रही ना इतनी ठंड पड़ पा रही। लेकिन सूर्य जब मकर रेखा पे चले जाएगा, यहाँ से भी और 23.5 डिग्री नीचे चला जाएगा सूर्य, तब स्थिति क्या बनेगी उसको समझो। भारत के अंदर ठंड पड़ने लग जाएगी, लेकिन इतनी ठंड नहीं पड़ पाती है। हवाएं जो आती है मध्य एशिया से, हवाएं जो आती है वो हिमालय के टकरा जाती है। फिर हमने देखा था कि जो व्यापारिक हवाएं आती है, वो व्यापारिक हवाएं के साथ ये हवाएं उनके साथ जुड़ जाती है और भारत में बारिश करती है। लेकिन एक चीज और पॉइंट वो समझना, यहाँ पे तो हिमालय है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि क्षेत्र के अंदर हवाएं नहीं है। यहाँ पे जो स्थित हवाएं हैं, शुष्क हवाएं, वो हवाएं जब मकर रेखा पे सूर्य होता है तो हवाएं भागने लगती है इधर। जब हवाएं भागती है इधर तो देखिए यहाँ पे समझना इस चीज को, उत्तर भारत की शुष्क हवाएं, उत्तर भारत की शुष्क हवाएं, वैसे तो इन हवाओं के अंदर पानी नहीं होता है, लिखा हुआ आपको सब मिल जाएगा। आप जैसे ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाओगे आपको लिंक मिलेगी, वहां पर सब लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे ही उत्तर भारत की ये हवाएं, शुष्क हवाएं, जिन हवाओं में वैसे तो पानी नहीं होता, ये डेफिनेशन है, जिन हवाओं में पानी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हवाएं दक्षिण में जाने लगती है, उत्तरी और पूर्वी मानसून के द्वारा जब ये हवाएं पश्चिम में और दक्षिण में जाने लगती है, तब बंगाल की खाड़ी इनके रास्ते में पड़ती है, और इन्हीं बंगाल की खाड़ी के कारण तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के कुछ तटों पर ये बारिश कर देती है। लेकिन ये हवाएं जो दक्षिण हवा, ये उस मतलब कि शीत ऋतु में जो बारिश हो रही है, वो बारिश ग्रीष्म ऋतु में इन क्षेत्रों में नहीं हो पाती है। उसका कारण ये है कि पश्चिम से और दक्षिण से आने वाला मानसून जो उत्तर भारत की ओर बढ़ता है, वो मानसून यहाँ पे बारिश नहीं कर पाता है। उसका कारण ये होता है कि ये वृष्टि छाया प्रदेश का केंद्र बन जाता है। यहाँ पे काफी सारी बड़ी पहाड़ियां होने के कारण इन पहाड़ियों पे ही बारिश हो जाती है या हवाएं आगे बढ़ जाती है, लेकिन इन क्षेत्रों में बारिश नहीं हो पाती है। तो शीत ऋतु में एक अपवाद के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत के अंदर तमिलनाडु और उसके आसपास के कुछ राज्यों में जो बारिश होती है वो किससे, उत्तरी और पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। बंगाल की खाड़ी से वो हवाएं पानी लेती है और यहाँ पे बारिश कर देती है। तो तमिलनाडु को जो बारिश मिलती है वो ठंड के मौसम में मिलती है। अभी आप देखना, सबसे ज्यादा बड़ा महीना होता है हमारा मई और जून का, भारत के अंदर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, अब तारीख नहीं लिख रहे हम क्योंकि आगे काफी डिटेल में हम बात करेंगे, हर एक स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, लेकिन आपको समझने के लिए जून सबसे ज्यादा बड़ा महीना होता है ठंड गर्मी का। ठीक है, भारत के अंदर
अब देखो, जून की बात आ गई, 3 महीने बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर के अंदर जो सूर्य की किरणें हैं वो यहाँ पे चली जाएगी विषुवत रेखा पे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर के अंदर जो हमारे जो सूर्य है वो मकर रेखा पे चला जाएगा। जब मकर रेखा पे चला जाएगा तो हमने आपको यही बताया कि दिसंबर के अंदर यहाँ पे बारिश होती है, जाड़ों के मौसम में यहाँ पे बारिश होती है। लेकिन यहाँ पे बारिश अक्टूबर में ही शुरू हो जाती है, नवंबर में ही शुरू हो जाती है, दिसंबर तक आते आते तो बारिश होने लग जाती है, लेकिन शुरुआत जो हो वो अक्टूबर से ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य विषुवत रेखा पे चला गया है, बंगाल की खाड़ी है अपने साथ। लेकिन झाड़ों के मौसम में तेज आंधियां चलती है, जब झाड़ों के मौसम से पहले जब तेज आंधियां चलती है तो यहाँ पे काफी ज्यादा तेज लहरें उठती है इस क्षेत्र में, तमिलनाडु और इस आंध्र प्रदेश के तटों पर काफी ज्यादा तीव्र गति से लहरें आती है, धुआं धुआं हो जाता है वहां पे, मतलब जो अ, हवाएं होती है उनके अंदर, ठीक है, काफी ज्यादा तेज हवाएं पे चलती है, शीतलहर कह सकते हो आप उनको। तो ये स्थिति यहाँ पे बनती है। तो एक बार इसको उतार लीजिए मैप को, और फिर सूर्य बनाना कर्क रेखा पे, फिर बनाना विषुवत या रेखा पे, और उसके बाद मकर रेखा बनाना अपने हिसाब से। फिर अभिसरण का जो केंद्र बनता है वो विषुवत रेखा पे बनता है। मानसून का गर्त में चले जाना कर्क रेखा पे, और मकर रेखा पे जब सूर्य होगा तो भारत के अंदर शीत ऋतु होगी, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और को समझना, मैं जून लिखना कर्क रेखा पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। उसके बाद 3 महीने जोड़ना जून के अंदर, सितंबर जैसे ही आएगा सितंबर में विषुवत रेखा पे सूर्य होगा, उसके अंदर वापस 3 महीने जोड़ना, दिसंबर मकर रेखा पे सूर्य होगा, उसके अंदर वापस 3 महीने जोड़ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वापस विषुवत रेखा पे सूर्य होगा। कितना आसान है चीजें समझने के लिए, बस आपको ये जून पता होना चाहिए कि ये हो रहा है, ठीक है। तो ये स्थिति बनती है। अभी क्लास में काफी कुछ और है, लेकिन आप एक बार ये बना लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।